आज खाने में क्या बनाया है? बड़े ज़ोर की भूख लगी हुई है। मैं बावर्ची खाने में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। तभी मुझे अपने छोटे बेटे फ़ाखर की आवाज़ सुनाई दी। मैं जानती थी कि वह यूनिवर्सिटी से आते ही शोर मचा देगा, क्योंकि इसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। खाना बिल्कुल तैयार है, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं बस खाना लगाती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए इसे फ्रेश होने का कहा। आज मैंने खाने में कुछ ख़ास एहतमाम किया था, क्योंकि मैं खाने की मेज़ पर अपने दोनों बेटों को खुशखबरी सुनाने वाली थी कि मैंने अपनी होने वाली बहू का इंतखाब कर लिया है। वो कुछ ही देर में फ्रेश होकर आया तो मेज़ पर प्लेटें लगवाने में मेरी मदद करने लगा। मुझे अपने बेटे आमर का इंतज़ार था। जैसे ही वो आए और हम खाना शुरू करें, वो भी थोड़ी ही देर में आ पहुंचा। खाने की दिल फरेब खुशबू सूंघकर आमर की भूख चमक उठी थी। अरे मम्मा, आज तो आपने लगता है कुछ ख़ास बनाया है। मुझे फ़ाखर की आवाज़ सुनाई दी तो मैं मुस्कुरा उठी। मैंने मुस्कुराते हुए मोहब्बत से अपने बड़े बेटे आमर की जानब देखा। दरअसल आज का ख़ास एहतमाम कुछ ख़ास वजह से है, मैंने सनसनी फैलाते हुए बताया तो मेरे दोनों बेटे चौंक कर मुझे देखने लगे। क्या बात है मम्मा, जल्दी बताइए। मैं जानती थी फ़ाखर से सब्र नहीं होगा, जबकि आमर बस धीमा सा मुस्कुरा दिया था। दरअसल मैंने आमर के लिए लड़की का इंतखाब कर लिया है, और आज मैं तुम दोनों को बताने वाली हूँ कि वो लड़की कौन है। हम जल्द ही आमर का रिश्ता लेकर वहाँ चलेंगे, और तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। मैंने इनको तफसील बताते हुए इनके चेहरे पर नज़र डाली। आमर तो चुपचाप अपने खाने की प्लेट पर झुक गया। वो यकीनन शर्मा रहा था, जबकि फ़ाखर खुशी से मेरे चेहरे को तक रहा था। वो यकीनन जानते थे कि इसकी होने वाली भाभी कौन थी। जल्दी बताइए ना मम्मा, मैं तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, फ़ाखर हस्बे तवक्को बोला था। वो कोई गैर नहीं है, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। मैंने आमर के लिए सलमान भाई की बेटी जवेरिया का इंतखाब किया है। मैंने भी सस्पेंस ख़त्म करते हुए खुशी से इन दोनों के चेहरे पर नज़र डालते हुए तफसील बताई, तो वो दोनों ही मेरी बात सुनकर चौंक गए। मेरा नाम सबा है। हम दो बहन भाई थे। मेरा भाई मुझसे चंद साल बड़ा था। मेरे अब्बा अच्छी पोस्ट पर थे, इसलिए हमारे माली हालात काफ़ी अच्छे थे। मेरी शादी मेरे कज़न से हुई थी। वकास मेरे तायाजाद थे। वो मेरे तायाजाद के सबसे बड़े बेटे थे। वकास का और मेरा रिश्ता बड़ों ने तय किया था। शादी से पहले मैंने कभी वकास को कज़न के अलावा किसी और नज़र से नहीं देखा था, लेकिन शादी के बाद वकास बहुत अच्छे शौहर साबित हुए थे। वो मेरा ख्याल रखते थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। वकास के घर के लोग और माहौल मेरे लिए बिल्कुल अजनबी नहीं था। ताया का घर होने की वजह से हमेशा आना जाना लगा रहता था, इसलिए मुझे शादी के बाद एडजस्ट होने में कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आई थी। शादी के शुरू सालों में वकास के माली हालात काफ़ी तंग थे। वकास घर में सबसे बड़े थे, इनके सर पर काफ़ी जिम्मेदारियां थीं। मेरी नंद की शादी की वजह से वकास ने कंपनी से कर्ज ले लिया था। कर्ज की अदायगी की वजह से हर माह तनख्वाह का बड़ा हिस्सा कट जाता था। ताया अब अक्सर बीमार रहते थे, इनके इलाज पर भी काफ़ी पैसे लग जाते थे। मेरा देवर सलमान अभी तालीम हासिल कर रहा था, इसलिए घर के तमाम अखराजात पूरे करना वकास के ज़िम्मे था। वकास ने हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी की थी। वो अपनी सारी तनख्वाह लाकर ताई के हाथ पर रख देते थे। वकास के अपने और मेरे अखराजात के लिए कुछ भी नहीं बचता था। अक्सर औक़ात बहुत सी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो पाती थी, और कई चीज़ों के लिए मुझे अपना दिल मारना पड़ता था। लेकिन मैं सब्र शुक्र से गुजारा कर रही थी, और कोई भी शिकायत ज़ुबान पर ना लाई। कुछ सालों में हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ चले गए। वकास का कर्ज मुकम्मल तौर पर उतर चुका था, और मेरे देवर की तालीम भी मुकम्मल हो गई थी। अब वो नौकरी की तलाश में था। वकास की कोशिशों से वकास की कंपनी में ही मेरे देवर सलमान को नौकरी लग गई थी। इस दौरान मैं एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी। मेरे बेटे का नाम मैंने आमर रखा था। बेटे की पैदाइश से वकास बहुत खुश थे। वो अपने बेटे को बहुत पुरआसाइश ज़िंदगी देना चाहते थे, और खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुल्क से बाहर जाने का फ़ैसला किया था, ताकि कारोबार के लिए कुछ सरमाया इकट्ठा कर सके। इस सिलसिले में वकास के एक दोस्त ने इनकी मदद की थी, जो मुल्क से बाहर था। मैं वकास के इस फ़ैसले से परेशान हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया था कि किस्मत से अगर इन्हें एक मौका मिल रहा है, इसलिए वो खोना नहीं चाहते। बाहर इनकी तनख्वाह जहाँ से 4 गुना ज़्यादा होगी, और वो मेरे और अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए कुछ जमा कर सकेंगे। वकास के समझाने पर मैं भी मान गई थी। वैसे भी वकास बाहर जाने का इरादा कर चुके थे, और इस सिलसिले में उन्होंने कोशिश भी शुरू कर दी थी।
ان کے دوست کے تو اس نے بہت سے جلد ہی انہیں ملازمت بھی مل گئی۔ وکاس ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ وکاس کے جانے سے میرے دل میں بہت سے وسوسے اور خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ باہر جا کر اکثر مرد شادی کر لیتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہیں وکاس باہر دوسری شادی نہ کرنے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وکاس کے باہر جانے سے گھر میں خوشحالی آ گئی تھی۔ جلد ہی میرے دیور کی بھی شادی ہو گئی۔ میری دیورانی بھی تائی کے خاندان سے ہی تھی۔ وہ اچھے مزاج کی سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور بہت جلد اس نے اپنے شوہر اور سسرال کا مزاج سمجھ لیا تھا۔ دیور کی شادی کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ ایک دن تایا کا انتقال ہو گیا۔ وکاس نے پاکستان آنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ان کو چھٹی نہیں مل رہی تھی اور وہ تایا کی وفات پر نہیں آ سکتے، جن کا انہیں بے حد افسوس تھا۔ میرا بڑا بیٹا عامر 5 سال کا تھا جب تائی کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ تائی کی بیماری کا سن کر وکاس اپنے ملک واپس لوٹ آئے اور انہوں نے یہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ وکاس نے اپنے پاس موجود سرمایہ سے کاروبار شروع کیا تھا اور شاید یہ میرے صبر کا صلہ تھا کہ وکاس کے کاروبار نے دن دگنی رات چگنی ترقی کا منہ کو جلد ہی ہمارے حالات بہتر ہو گئے۔ اس دوران میرے ہاں دوسرے بیٹے فاخر کی پیدائش ہو چکی تھی جب یہ میرے دیور کے گھر بیٹی نے جنم لیا تھا، جس کا نام اس نے جویریہ رکھا تھا۔ جلدی وکاس نے ایک اچھے علاقے میں ایک بڑا گھر خرید لیا تھا اور ہم وہیں شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ میرا دیور تایا کے گھر میں ہی رہائش پذیر تھا۔ مجھے اپنے دونوں بیٹوں سے بہت محبت تھی، لیکن بڑے بیٹے عامر سے میرا لگاؤ زیادہ تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ عامر میرا پہلا بیٹا تھا۔ عامر بہت پیارا اور فرمانبردار بچہ تھا۔ وہ بلا کا ذہین اور نیک تھا، جبکہ اس کے نسبت فاخر قدرے ابالی اور شرارتی ذہن رکھتا تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت کرتا رہتا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا تھا۔ اتنے سالوں میں وکاس کا کاروبار کافی پھیل چکا تھا۔ فوراً وکاس کی بات مانتے ہوئے آفس جانا شروع کر دیا۔ ویسے بھی اس کے فائنل امتحان ہو گئے تھے، وہ آج کل فارغ تھا۔ عامر کے آفس جوائن کرتے ہی میں نے عامر کے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی تھی۔ میں جلد از جلد عامر کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ میری نظر انتخاب اپنے دیور کی بیٹی جویریہ پر ٹھہر گئی۔ جویریہ کافی خوبصورت ہونے کے ساتھ تمیز دار اور سلیقہ مند بھی تھی۔ وہ شوخ و چنچل لڑکی تھی۔ جب بھی وہ گھر آتی گھر میں رونق ہو جاتی تھی۔ وہ کچن میں گھس کر نئی ڈشز بناتی اور سب کو کھلاتی تھی۔ آخر تو اس کے بنائے ہوئے کھانے میں خوب نقص نکالتا اور جویریہ کو خوب تنگ کرتا۔ دونوں زیادہ تر لڑتے رہتے تھے، البتہ عامر خاموش مسکراہٹ کے ساتھ سب کچھ دیکھتا رہتا تھا۔ بعض اوقات مجھے شک ہوتا کہ شاید وہ جویریہ کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں نے جویریہ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میرے سنجیدہ مزاج بیٹے کو بہت خوش رکھے گی اور گھر کا پوری طرح خیال رکھے گی۔ ایک روز وکاس کے ساتھ جا کر میں نے اپنے دیور سے رشتے کی بات بھی کرائی تھی۔ عامر اور فاخر دونوں نے ہی ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ عامر کا انکار تو سمجھ آتا تھا، وہ شرم آ رہا ہے، لیکن فاخر بھی اسی روز اپنے دوست کے ساتھ کہیں جانا تھا۔ فاخر تو شروع سے ہی لاابالی اور غیر ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ وکاس کے ساتھ رشتے کی بات کرنے سلمان کے گھر چلی گئی تھی۔ سلمان کو اس رشتے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میرا بیٹا لاکھوں میں ایک تھا۔ سلمان اور اس کی بیوی دونوں اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ سلمان نے ذرا بھی سوچنے کا وقت نہیں مانگا تھا اور اسی وقت ہاں کر دی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ عامر اور فاخر دونوں ہی رات کو دیر سے گھر آئے تھے۔ صبح عامر جلدی ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کی اہم میٹنگ تھی، اس لیے میری عامر سے بات نہیں ہو سکی۔ رات کو کھانے کی میز پر میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو رشتہ طے ہونے کی خوشخبری سنائی تو عامر گنگ رہ گیا۔ آپ نے چچا سے رشتے کی بات بھی کر لی مما، اور مجھے بتایا تک نہیں؟ عامر نے اداس لہجے میں کہا تو مجھے حیرانی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ آج تمہاری دادی کی طرف جانا ہے، تمہیں ساتھ چلنے کا بھی کہا تھا۔ میں نے حیرت سے عامر کی طرف دیکھا۔ تم نے خود ہی منع کیا تھا۔ جی مما، آپ نے چچا کے گھر جانے کو کہا تھا، لیکن یہ تو نہیں بتایا تھا کہ آپ آج ہی رشتے کی بات کر لیں گی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے فاخر؟ رشتے کی بات آج کل کبھی تو ہونی تھی، میں نے تیز لہجے میں کہا تو عامر چپ ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر کشمکش صاف دیکھی جا سکتی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں جویریہ سے شادی نہیں کر سکتا مما۔ کچھ دیر بعد عامر نے کہا تو میں تنگ رہ گئی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا کمی ہے جویریہ میں؟
कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने जवेरिया को हमेशा अपनी बहन की नज़र से देखा है। आमिर ने कहा तो मैं मुस्कुरा दी। चंदा शादी से पहले सब कज़न में ही होती है, लेकिन निकाह के बाद खुद ब खुद ही दिल बदल जाते हैं। तुम फिक्र ना करो, जवेरिया तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। मैंने आमिर को समझाने की कोशिश की। मामा, मैंने आपको कह दिया ना, मुझे जवेरिया से शादी नहीं करनी। आपको क्यों समझ नहीं आती मेरी बात? अगर आपको जवेरिया इतनी पसंद है तो आप फाखर के साथ इसकी शादी कर दें। आमिर ने चीख कर कहा और पाँव पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। मैं आमिर की इस बदतमीजी पर हैरान रह गई थी। फाखर का फ़ोन आ गया और वो उठकर चला गया, वरना आमिर की बदतमीजी का इस पर क्या असर पड़ता। बचपन से लेकर आज तक अम्मी ने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। वो मेरा और वकास का बेहद एहतराम किया करता था। न जाने क्या वजह थी कि आज एकदम वो गुस्से में आ गया और बुलंद आवाज़ में चीख पड़ा। मुझे शक था कि ज़रूर जवेरिया से शादी से इनकार की वजह कोई और थी। आमिर किसी वजह से काफ़ी परेशान था, लेकिन क्या वजह हो सकती है जिसने आमिर को इस कदर परेशान कर दिया था। मैं सोच में डूब गई थी। सुबह होते ही आमिर मेरे कमरे में आ गया। वो अपनी रात वाली हरकत पर शर्मिंदा था और मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मैंने देखा था कि इसकी आंखें सुर्ख थी। शायद वो रात को ठीक से सो नहीं सका। बेटा, तुम मुझे साफ साफ बताओ, आखिर इस रिश्ते में तुम्हें क्या मसला है? मैंने 1 महीना पहले ही जवेरिया से तुम्हारी शादी का जिक्र किया था। तब तो तुमने कोई एतराज़ नहीं किया था। अगर तुम्हें जवेरिया से शादी नहीं करनी थी तो इसी वक्त मुझे बता देते। मामा, इस वक्त मुझे लगा था कि शायद आपने वैसे ही बात की है। बात दरअसल ये है कि मैं अपनी क्लास फेलो को पसंद करता हूँ। आमिर ने बताया था कि वो यूनिवर्सिटी में एक लड़की को पसंद करता है और वो लड़की इसकी क्लास फेलो रह चुकी है। आमिर इस लड़की से शादी करना चाहता है। मुझे आमिर की बात सुनकर ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी। मेरा अपना भी यही अंदाज़ा था कि मुझे इस अनदेखी लड़की से नफरत महसूस हुई थी, जिसने शादी से पहले ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया था, और वो इसकी खातिर वो मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार बदतमीज़ी पर उतर आया था। शादी के बाद तो न जाने मेरा और इस घर का क्या हाल करती। मैं आमिर की बात सुनकर खामोश हो गई थी। अच्छा, वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, मुझे इससे मिलवाओ। तो अगर वो मुझे तुम्हारे और अपने घर के लायक लगी तो फिर सोचेंगे इस बारे में, मैंने आमिर से कहा। तो वो उदासी से मुझको बताया कि मम्मा सारा 4-5 साल तक शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो यतीम है और इसके सर पर अपने छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी है। इसलिए जब तक इसका भाई किसी काबिल नहीं हो जाता वो अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। आमिर ने हैरत से बताया। तो मैंने सर पकड़ लिया था। और तुम इतने साल इसका इंतज़ार करोगे? जी मम्मा, मैंने सारा से वादा किया है कि मैं हमेशा इसका इंतज़ार करूँगा और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता, इसलिए आप चचा को मना कर दें। मुझे आमिर पर गुस्सा आ रहा था। वो इतना बेवकूफ़ था कि बड़े आराम से इस लड़की की बातों में आ गया था और अपनी ज़िंदगी के कीमती साल बर्बाद करने पर तुला बैठा था। मैं आमिर की इस बेवकूफ़ी में इसका साथ हरगिज़ नहीं देने वाली थी। मैंने अपने देवर से जल्दी शादी की तारीख ले ली थी और चोरी छुपे शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं सब कुछ बहुत खामोशी से कर रही थी। मैंने फाखर को भी इस बारे में इल्म नहीं होने दिया था। मैंने आमिर की शादी की तारीख फिक्स कर दी है। मुझे डर था कि कहीं वो आमिर को सच ना बता दे। आमिर मुतमिन था कि मैंने इसकी शादी का इरादा बदल दिया है और इसकी बात मान ली थी। शादी से एक दिन पहले घर की सजावट और मेहमानों की आमद शुरू हुई तो आमिर और फाखर दोनों ही चौंक गए थे। ये सब क्या हो रहा है मामा? आमिर ने मेरे कमरे में हैरत से आकर पूछा था। कल तुम्हारी शादी है मेरे बेटे। मैंने आपको मना किया था ना मामा, फिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आमिर ने गुस्से से जवाब दिया था। तुम्हारी पसंद की हुई लड़की को शादी करने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, और अगर इस दौरान इसका इरादा बदल गया, इसको कोई और मिल गया, ये इसके घर वाले ना माने तुमसे शादी कर लिए के लिए, तो फिर क्या करोगे? मैंने गुस्से से जवाब दिया था। देखो बेटा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के कीमती साल यूँ बर्बाद नहीं करने दूंगी। ये सरासर हमाकत है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। मेरा ये फैसला तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। अब तुम जाओ और खुशी खुशी दूल्हा बनने की तैयारी करो। अगर तुम्हें अपनी माँ से मोहब्बत है तो इतने मेहमानों की मौजूदगी में मुझे शर्मिंदा मत होने देना। आमिर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, लेकिन वो खामोश बैठा रहा। मैंने आमिर को अपनी ममता और इज़्ज़त का वास्ता देकर मजबूर कर दिया था, इसलिए इसे हर हाल में मेरी बात मानना पड़ी। आमिर की बारात बड़ी धूमधाम से गई थी।
शाम तक मैं ज्वेरिया को बहू बनाकर अपने घर ले आई थी। आज खुशी का दिन था। अमर परेशान लग रहा था। मुझे उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में वो ज्वेरिया के संग अपनी पुरानी मोहब्बत को भूल जाएगा। इससे तो मुझे प्यार आ रहा था। इसका मूड तो आमर से भी ज़्यादा ख़राब था। यकीनन इसको सारा के बारे में सब इल्म था, लेकिन इसने मुझसे ये बात छुपाई थी। अब भाई की वजह से वो भी मुंह बनाए बैठा था। इसको तो मैं बाद में देख लूँगी, मैंने दिल में सोचा। जल्द ही मैंने ज्वेरिया को कमरे में भेज दिया था। आमर के मूड की वजह से मैंने ज़्यादा रस्में भी नहीं की थी। आमर अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। मैं इसे कमरे में भेज देती हूँ, काफ़ी देर हो गई है, मैं सोचते हुए ड्राइंग रूम की तरफ आई, मगर ड्राइंग रूम खाली था और मुलाजम ने बताया कि आमर साहब तो गाड़ी लेकर बाहर निकले हैं। मुझे आमर की इस हरकत पर बेहद गुस्सा आया था। भला ये कौन सा वक्त था घर से बाहर जाने का? ज्वेरिया कमरे में इसका इंतज़ार कर रही है और ये गाड़ी लेकर बाहर निकल गया है। मैं वहाँ खड़ी होकर आमर का इंतज़ार करने लगी। मुझे इंतज़ार करते हुए काफ़ी देर हो गई थी। अब मेरा गुस्सा परेशानी में बदलने लगा था। पता नहीं आमर कहाँ रह गया है। अचानक कमरे से वकास भागते हुए आए। इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैंने वकास से पूछा। वकास ने बताया कि अस्पताल से फ़ोन आया है, आमर का एक्सीडेंट हो गया है। मैं सुन्न होकर रह गई। कुछ ही देर में फ़ाखर और वकास एम्बुलेंस में आमर का जनाजा लेकर घर आ गए थे। पुलिस ने बताया कि हादसा तेज रफ्तार के बायस पेश आया है और मौके पर ही आमर की मौत वाक़या हो गई। मेरे बेटे का जनाजा सामने मौजूद था। इसका चेहरा बहुत मासूम और मुतमिन लग रहा था। खुशियों का घर मातम में बदल गया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। लोग ज्वेरिया को मनहूस कह रहे थे, जो शादी के पहले दिन ही अपने शोहर को खा गई थी। वो बदकिस्मत दुल्हन थी जो एक बार अपने दूल्हे से भी मिल ना सकी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं नहीं जानती थी कि आमर की सारा से मोहब्बत इस कदर गहरी थी कि इसने हंसी खुशी अपनी जान दे दी थी। काश मुझे पता होता कि आमर क्या सोचे बैठा है, तो मैं ऐसा कभी ना करती। आमर की तदफीन हो चुकी थी। ज्वेरिया की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो बहुत सदमे में थी। सलमान ज्वेरिया को अपने साथ अपने घर ले गया था। ज़िंदगी के दिन गुजरते जा रहे थे, मगर एहसास जुर्म और पछतावा मुझे किसी तौर चैन नहीं लेने देता था। मैं अपने ही बेटे की मुजरम और कातिल थी। कुछ माह इसी तरह गुजर गई। ज्वेरिया की इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। सलमान ज्वेरिया की वजह से बहुत परेशान था। इसने कई जगह ज्वेरिया की शादी की बात चलाने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने इसको मनहूस मशहूर कर दिया था और बार बार इसका रिश्ता ख़त्म हो जाता था। गलती तो मेरी थी। मैंने अमर की ज़बरदस्ती शादी की थी। फिर इस सब की सज़ा ज्वेरिया क्यों भुगते? मैंने दिल में एक फ़ैसला किया था। मैं ज्वेरिया की शादी फ़ाखर से करना चाहती थी, लेकिन इस बार मैं फ़ाखर की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करना चाहती थी। मैंने फ़ाखर से इसकी मर्ज़ी मालूम की तो इसे कोई इतराज़ नहीं था। वो ज्वेरिया से शादी के लिए तैयार था। मैंने जब ज्वेरिया से शादी फ़ाखर के साथ सादगी से की थी। ज्वेरिया एक बार फिर बहू बनकर मेरे घर आ गई थी। मैंने अपना तमाम घर ज्वेरिया के हवाले कर दिया। ज्वेरिया बिल्कुल बदल गई थी। अब ना वो हंसती थी, ना बोलती थी, खामोशी से घर के कामों में लगी रहती थी। मैंने ज्वेरिया से कहा, क्या बात करती, मेरा भी बोलने का दिल नहीं चाहता था। मैं ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। मैं हर वक्त अपने बेटे अमर को याद करती रहती थी और रोती रहती थी। मैं चाहती थी कि अमर मेरे ख्वाब में आए, लेकिन अभी तक अमर एक बार भी मुझे ख्वाब में दिखाई नहीं दिया था। शायद वो अपनी माँ से नाराज़ था, इसलिए ख्वाब में भी अपनी माँ से मिलने नहीं आता था। कई महीनों के बाद एक रात मुझे ख्वाब में आमर नजर आया। वो मुझे कह रहा था, मम्मा आप अभी और इसी वक्त फाहर के कमरे में बगैर दस्तक दिए जाएं। अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे अपना ख्वाब याद आ गया। करने लगी 8 महीने में आज पहली बार आमर मेरे ख्वाब में आया था। वो मुझसे क्या चाहता था? मैं इस फाहर के कमरे में जाऊं, क्योंकि मैं फाहर के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई थी। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। इस वक्त शादीशुदा बेटे के कमरे में बिना दस्तक दिए जाना मुनासिब था, लेकिन मैंने आमर का ख्वाब सोचा और एक धड़ाम से दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई। लेकिन कमरे का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ज्वेरिया ज़मीन पर बैठी ज़ारुख्तार रो रही थी, जबकि फाखर सोफे पर बैठा था। ज्वेरिया के बाल फाखर की मुट्ठी में थे। मुझे अचानक कमरे में देखकर फाखर ज्वेरिया दोनों घबरा गए थे। मैं कमरे का मंजर देखकर दंग रह गई। ये सब क्या है? फाखर क्यों मार रहे हो तुम ज्वेरिया को? मैंने गुस्से से पूछा, क्योंकि मैं इससे शदीद नफरत करता हूँ। क्या कसूर है इसका?
मम्मा आपको पता चलेगा तो आप भी इससे नफरत करेंगी। ये मेरे भाई की कातिल है। फाखर की बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुक गई। ये क्या कह रहे हो फाखर? जवेरिया तुम्हारे भाई की कातिल कैसे हो सकती है? आखिर में जो कुछ बताया था वो सब सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। फाखर ने बताया कि जवेरिया मुझसे मोहब्बत करती थी और मेरी मोहब्बत में पागल थी। ये मुझसे शादी के ख्वाब देखने लगी थी। इसको ये गलत फहमी थी कि मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। जवेरिया मेरी वजह से भाग भाग कर हमारे घर आती थी। अब जब आपने भाई से जवेरिया की शादी की बात की तो भाई को कोई एतराज़ नहीं था, वो खुश थे। शायद भाई भी जवेरिया को पसंद करते हों। लेकिन जवेरिया ने इसी रात भाई को फ़ोन करके ये खबर सुनाई कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मैं भी इसे दिलो जान से चाहता हूँ, लिहाजा वो हम दोनों के दरमियान। हालांकि मैंने जवेरिया को इस नज़र से कभी नहीं देखा था, ना ही मुझे इस बात का इल्म था कि जवेरिया मुझसे मोहब्बत करती है। मेरी छेड़छाड़ और हंसी मजाक को इसलिए मोहब्बत समझ लिया था तो इसमें इसकी अपनी गलती थी। मेरी तो आदत ही ऐसी थी सबसे मजाक करना और हर वक्त खुश रहना। भाई ने मुझसे पूछा था कि क्या ये सच है कि मैं जवेरिया से मोहब्बत करता हूँ। मैंने साफ मना कर दिया था, लेकिन जवेरिया ने भाई को यकीन दिलाया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसने कुछ झूठी 400 तस्वीरें बनाकर भाई को भेजी। वो इसकी बातों में आ गए थे और उन्होंने मुझे खूब बुरा भला कहा था। मैं झूठ बोल रहा हूँ और अब जवेरिया को धोखा दे रहा हूँ। भाई आपको सब कुछ बताना चाहते थे, लेकिन जवेरिया ने इन्हें मना किया था कि आपको कुछ ना बताएं, इसकी बदनामी होगी। भाई ने जवेरिया से वादा किया था कि वो मेरी शादी इससे करवाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी झूठी मोहब्बत की कहानी भी बनाई थी। भाई किसी से मोहब्बत नहीं करते थे। जवेरिया से शादी से बचने के लिए उन्होंने आपसे झूठ बोला था मामा, लेकिन आपकी जिद की वजह से भाई को जवेरिया से शादी करनी पड़ी। वो अपना वादा पूरा ना कर सके। शादी से एक दिन पहले की रात जवेरिया ने फ़ोन पर भाई को बहुत बातें सुनाई। इन्हें अपनी खुशियों का कातिल और भाई की खुशियों पर डाका डालने वाला कहा था और न जाने क्या क्या कहा था। भाई इस रात बहुत परेशान थे। भाई मुझसे भी नाराज़ थे कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे। भाई का कहना था कि एक लड़की इतनी बड़ी बात झूठ कैसे कह सकती है। ज़रूर तुमने जवेरिया को आस दिलाई होगी। इसने शादी की रात भाई घर से बाहर चले गए थे और जवेरिया का सामना नहीं करना चाहते थे और जहनी दबाव और परेशानी की वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। मैं जवेरिया से नफरत करता हूँ। ये मेरे भाई और मेरे घर की खुशियों की कातिल है, इसलिए मैंने इससे शादी की थी ताकि इससे इंतकाम ले सकूं। ना मैंने इसे बीवी का दर्जा दिया है और ना कभी दूंगा, बल्कि सारी ज़िंदगी इससे अपने भाई की मौत का इंतकाम लूँगा। फाखर की बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया था। तुमने मुझे एक बार भी ये सब बता दिया होता तो शायद यूँ ना होता। मैं क्या करता मामा, भाई ने मुझे मना किया था। मामा को कुछ ना बताना, जवेरिया ने मना किया है। भाई को इसकी इज्जत का कितना पास था और ये इतनी घटिया है कि इसने भाई को इतना परेशान किया और बेशुमार झूठ बोले। ये मेरे भाई की कातिल है माँ, आखिर गलती तो हम सब की है। सज़ा अकेले जवेरिया क्यों भुगते? मैंने फाखर को अपना ख्वाब सुना दिया था। तुम्हारा भाई बहुत नेक था, वो नहीं चाहता कि जवेरिया को तकलीफ़ हो। अगर हो सके तो इसे माफ़ कर दो, नहीं तो छोड़ दो। जब इसे माफ़ करने का हौसला हुआ तब वापस लेकर आना। मैंने जवेरिया को इसके माँ बाप के घर भिजवा दिया था। जवेरिया को गए हुए काफ़ी माह हो गए थे जब एक दिन फाखर ने कहा कि वो जवेरिया को वापस लाना चाहता है। मुझे कोई इतराज़ नहीं था। फाखर जवेरिया को घर ले आया। मुझे उम्मीद थी कि जवेरिया और फाखर के बच्चों की सूरत में मेरे घर की खुशियाँ वापस लौट ही आएंगी।